नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे विदेशी आक्रमण। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने वैदिक सभ्यता कंप्लीट किया। वैदिक के बाद किया था हमने महाजनपद। महाजनपद में लास्ट शासक कौन था? धनानंद था। धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ और यहाँ पे मौर्य वंश स्थापित हो गए मगध पर। अब मौर्य काल के समय ही विदेशी आक्रमण हुआ था इन्हीं के समय, तो यहीं पे हुआ था विदेशी आक्रमण। तो देखते हैं हम विदेशी आक्रमण को। तो देखते हैं, सबसे पहले विदेशी आक्रमण को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है अखामनी आक्रमण, यानी कि ईरान वाला आक्रमण है, ईरान क्षेत्र से, और दूसरा देखेंगे हम यूनानी आक्रमण। तो सबसे पहले देखेंगे जो आक्रमण के कारण क्या थे। तो जो पश्चिमोत्तर राष्ट्र से जो प्रदेश थे, मगध सम्राट का पश्चिमोत्तर प्रदेशों तक विस्तार नहीं था, यानी कि जो पश्चिमोत्तर प्रदेश थे हमारे जो वाला ये क्षेत्र था यहाँ इसमें, तो जहाँ पे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और दूसरा क्या है, इसी क्षेत्र में अराजकता थी, कोई सार्वभौमिक शक्ति नहीं थी, और एक उत्तरपद मार्ग था, यहाँ से सिल्क रूट बोलते हैं, सिल्क रूट था। तो सिल्क रूट पर जो नियंत्रण करने की इच्छा थी, यानी कि जो सिल्क रूट पर नियंत्रण कर लेगा वो व्यापार को अच्छा कर लेगा हमने, तो सिल्क रूट पर नियंत्रण की इच्छा शक्ति थी। अब देखेंगे सबसे पहले अखामनी आक्रमण को देखेंगे। अखामनी आक्रमण में देखेंगे, इसमें सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, आक्रमण किस क्षेत्र में करेंगे, ये इसी क्षेत्र में करेंगे, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में करेंगे। तो अखामनी सबसे पहले हमने दो भागों में बांटा था। अखामनी को लेते हैं। अखामनी का पहला शासक कौन था आक्रमण करने वाला? साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया, लेकिन ये कैसा रहा जी? असफल रहा जी। उसके बाद कौन आया? डेरियस प्रथम आया जी, इसने आक्रमण किया, और जी इसका पहला सबल आक्रमण माना जाता है पश्चिमोत्तर भारत पर। इसके बाद इसका पुत्र आता है। इसका पुत्र का क्या नाम था? जरकसीन था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इन्होंने अपनी फौज के अंदर भारतीयों को शामिल किया। इन्होंने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल किया, इसका जो फैक्ट है। चौथा शासक कौन था इसका? दारा तृतीय था, जिसका युद्ध दारा तृतीय है जी। और इसका युद्ध किससे हुआ था? सिकंदर से हुआ, और जिसमें सिकंदर जीता, और दारा की बहुत बड़ी हार हुई इसमें। और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? गौगामेला का युद्ध हुआ था, जो कहाँ पे? आज के ईरान में है। इसे अरबेला का युद्ध भी बोलते हैं, तो इसे ध्यान रखना। एग्जाम में आ सकता है कि अरबेला का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जो ये, तो इनका प्रभाव देख सकते हैं। अखामनियों का क्या प्रभाव रहा भारत पर? तो जो घंटे के आकार का गुम्मद है, उसका विकास हुआ, जो कि हमें अकबर के साथ अकबरकालीन जो स्मारक बने हुए हैं उनमें दिखाई देता है। और अभिलेख उत्कीर्णन की प्रथा, खरोष्टी लिपि, इसे आप ध्यान में रख सकते हो, खरोष्टी लिपि को, जो कि ऐसे जो अपना फेस है इस कदर से लिखी जाती है, उल्टी साइड, यानी कि हिंदी के उल्टी साइड से लिखी जाती है, ये दाई से बाई की ओर। देखेंगे यूनानी आक्रमण, देखते हैं अब। यूनानी आक्रमण में सबसे पहले सिकंदर को देखेंगे। सिकंदर का परिचय देखते हैं। सिकंदर के पिताजी कौन थे? फिलिप द्वितीय थे। इसकी हत्या करके 359 BC में शासक बना।
कहाँ का शासक बना? मकदूनिया का। और इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तू था। ये प्रवेश देखेंगे इनका। सबसे पहले काबुल यानी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए ख्यबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया है। यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हो। ख्यबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया ये। और इसको आमंत्रित किसने किया था? राजा अम्बी ने। तक्षशिला का शासक था ये। तक्षशिला का शासक था। इसने इसके आमंत्रित करने पर भारत आया ये। देखते हैं इसके आगे झेलम का युद्ध देखते हैं। झेलम का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में। पोरस और सिकंदर के बीच में, जिसमें सिकंदर की हार हुई थी और वो जिसमें पोरस की हार हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। लेकिन इसी युद्ध को लड़ने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ऐसा माना जाता है कि धनानंद की जो सेना थी उसे देखकर सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ी। पता नहीं क्या कारण था, लेकिन जब 19 महीने हो गए थे इन्हें, एक कारण ये भी 19 महीने के बाद जो इनकी सेना थी इसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर यहीं से 325 बीसी में वापस लौट जाता है। और इसकी 323 बीसी में यानी कि इराक के बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि आज कहाँ पे? बगदाद में, इराक में है बेबीलोन। यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 323 ईस्वी में होती है, बीसी में होती है। इस बात को ध्यान रखना। मृत्यु कब होती है इनकी? 323 बीसी में होती है। इनके साथ कौन कौन से लेखक आए थे? यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हो। साथ 3 लेखक आए थे, इतिहासकार बोल सकते हैं इन्हें। नियारकस है और ओनेसिक्रिटस है, अरिस्टोब्यूलस है। 3 इतिहासकार सिकंदर के साथ आए थे। अब देखेंगे भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे। वो पर ऊपर ही देख चुके हैं, तो देख लेते हैं फिर भी क्या क्या कारण थे इनकी सफलता के पीछे। क्या कारण थे? नंबर 1, कोई केंद्रीय सत्ता का न होना, केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना है। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, केंद्रीय सत्ता तो थी यहाँ पे, मौर्य शासन था, लेकिन इतना मजबूत नहीं था कि मौर्य शासन का पश्चिमोत्तर राष्ट्र जो प्रदेश थे उन पर पकड़ थोड़ी ढीली थी। इसलिए कहा जा सकता है यहाँ पर केंद्रीय सत्ता कैसी थी? कमजोर थी, कमजोर थी ये। मौर्य शासन कैसा था? कमजोर था। दूसरी बात क्या हो सकती है इसकी? जो सेना के जो घोड़े थे, तेज तर्रार वाले घोड़े थे, यानी घोड़े बहुत अच्छे थे। और राजा अम्बी जैसा देशद्रोही का होना सफलता के ये कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? कण्व वंश का, जो कि नोट्स में जो है ही नहीं अपने नोट्स में, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे स्टार लगा सकते हो यहाँ पे। तो कण्व वंश का शासन था। सिकंदर के साथ कौन नहीं आया था? ये आया था, ये आया था, ये आया था, ये नहीं आया। भारत में सिकंदर की सफलता के निम्नलिखित कारणों से थी। तो कोई केंद्रीय सत्ता का नहीं थी। केंद्रीय सत्ता तो थी लेकिन कमजोर थी। केंद्रीय सत्ता कौन थी? मौर्य थे। ठीक है। बेहतर, तो ये गलत हो जाता है। बेहतर फौज थी उसकी, ठीक है, थी भाई। देशद्रोही की सहायता मिली, बिल्कुल मिली। एक अच्छा शासक था, बिल्कुल था। 3 सही है ये, ऊपर वाला गलत है। सिकंदर वापस कब लौटा? 325 ईस्वी में लौटा, बिल्कुल। क्या ये पोरस से पराजित हुआ? नहीं हुआ, तो ये गलत है, ये सही है। तो जहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, टॉपिक भी छोटा ही है। एक और यहाँ पे, सिकंदर गुरु का क्या नाम है? अरस्तू बड़ा था। और आप देख ही सकते हैं इसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।